ओल्ड इंग्लिश पहले आया या चौसर, एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन आता है या रिस्टोरेशन। अगर इंग्लिश लिटरेचर की क्रोनोलॉजी देखते ही आपका जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद इंग्लिश लिटरेचर की जो कंप्लीट टाइमलाइन है, ओल्ड इंग्लिश से लेकर के मॉडर्न इंग्लिश तक, और आपको इतनी क्लैरिटी के साथ याद हो जाएगी कि एग्जाम में कभी भी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप डेट्स रटने की बजाय पूरी की पूरी इस जर्नी को एक स्टोरी की तरह याद करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं इस इंग्लिश लिटरेचर की अमेजिंग सी जर्नी को। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते वक्त सबसे बड़ा जो हेडेक क्या होता है वो होता है क्रोनोलॉजी का। सर क्रोनोलॉजी कैसे कंप्लीट करें, कौन सा इरा पहले आया, कौन सा इरा बाद में आया, डेट्स कैसे याद रखें। और एग्जाम में जब ऑर्डर्स पूछा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, क्रोनोलॉजी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। आज की इस वीडियो के बाद ये टेंशन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि आज हम पूरी इंग्लिश लिटरेचर की क्रोनोलॉजी पे बात करेंगे। और इस क्रोनोलॉजी को हमने इस 4 बड़े चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आपको इस तरह से इस इंग्लिश लिटरेचर को याद हो जाएगा जो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। तो ये सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 450 एडी से 1485। सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो 4 पार्ट है ना, इनको दिमाग में बैठा लो। 450, 1485, 1660 और 1798, ये 4 चैप्टर्स हैं, ये बिग 4 हैं, इसको याद रखना है। और इसी से जुड़े हुए सारे पार्ट्स हैं। इसको हमने फाउंडेशन का नाम दिया है। ये चलता है 450 एडी से लेकर के 1485 तक। यहाँ हमारी लैंग्वेज और लिटरेचर का बेसिक बैकग्राउंड बनता है। इसमें 5 बड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? ये वाली, ये देखना यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले 450 से 1066 एडी, ये हमारी सबसे पुरानी एक शुरुआत है, जहाँ पे बियोवोल्थ जैसी टेढ़ी मेढ़ी जो टूटी फूटी शब्द वर्ड्स होते थे ना, उसकी पोइट्री लिखी जाती थी इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर आता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देखो, नॉर्मन ने इंग्लैंड पर अटैक किया और वहाँ की राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। बस यही है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में। तो हमें याद हो गया 450 से 1066 एडी तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड। उसके बाद 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आया, और 1066 से 1340 इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं भी हो तो बस इस इतना को माइंड में रखो, और उसके बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। 1066 से 1340 तक इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन हुआ, और उसके बाद 1340 से 1400 तक एज ऑफ चौसर, क्योंकि 1340 में चौसर का जन्म हुआ था और 1400 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी 60 साल के ड्यूरेशन को हम लोग एज ऑफ चौसर कहते हैं। बाद हमारी लैंग्वेज का असली जो फादर है, असली जो बाप है, यानी जॉफरी चौसर, वो 1340 से 1400 ईस्वी तक उन्होंने इंग्लिश को एक सॉलिड बेस दिया। क्योंकि इन्हें इसलिए फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो इंग्लैंड पे एक तरह से जो प्रभाव था वो फ्रेंच का था और लैटिन का था। और जब से चौसर आए और उसके बाद से इंग्लिश की जो एक भूमिका होती है वो बढ़ गई, उसका प्रभाव इंग्लैंड में बढ़ गया। 1400 से 1485 तक टूडर वार होता है, और उसके बाद बाइबल का ट्रांसलेशन, ये सब कुछ हुआ चौसर के बाद, एज ऑफ चौसर के बाद। तो इतना याद रखना है। 450 से 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, 1066 से 1340 इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन, और 1340 से 1400 एज ऑफ चौसर। और एज ऑफ चौसर के बाद जैसे ही चौसर गए 1400 ईस्वी में, तो 1400 से लेकर के 1485 तक बेसिकली टूडर वार और वार ऑफ रोजेस शुरू हो गया। सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा में बिजी हो गए, इसलिए इसको बैरन एज भी कहते हैं। टूडर और वार ऑफ रोजेस वाले एज को हम लोग बैरन एज भी कहते हैं, 1400 से 1485। देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक बताया है मैंने। सबसे पहले एकदम ओल्ड इंग्लिश चलती है, फिर नॉर्मन ने आकर कब्जा किया जिससे फ्रेंच एंड लैटिन मिक्स हो गई। इसके बाद चौसर का सॉलिड जमाना आया, पर उनके जाते ही सब टूडर और रोजेस में बिजी हो गए। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। डेट वाइज अगर देखा जाए, ओल्ड इंग्लिश 450 देखो याद हो गया। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में होता है, चौसर का जन्म 1340 में होता है, और जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 से लेकर 1300 तक। तो ऐसे करके आपको माइंड में एक मैप बना करके चलना है, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी इसको पढ़ो तो आपको ध्यान में आ जाए, अच्छा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में, चौसर का जन्म 1340 से लेकर के 1400 तक, और टूडर एंड रोजेस का वार जो हुआ था वो 1400 से लेकर के 1485 तक चला था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो पहला फाउंडेशन है, उसके बाद दूसरा आता है 1485, जो हमने बताया था आपको। 450, 1485, और इसके बाद 1660, और इसके बाद 1798। ये 4 आपको माइंड में रखना ही रखना है। 1485 से 1600 तक का जो जमाना था, यहाँ से हमारा लिटरेचर बहुत रिच, स्टाइलिश और मॉडर्न बनना शुरू होता है। इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक खतरनाक शॉर्ट ट्रिक है। पहले डेट्स लिखते हैं। सबसे पहले हम डेट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो 1485 से 1558 प्रिंटिंग प्रेस आया कैक्सटन के द्वारा, एंड बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ। बस इतना ही याद रखना है इस 1485 से 1558 तक। अच्छा, 1558 कैसे याद रहेगा? क्योंकि 1558 में एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने थ्रोन पे राजगद्दी संभाली थी। तो 1558 से 1603 तक हम एलिजाबेथन ईरा को देखते हैं, और उसके बाद 1603 से 1625 तक जैकोबियन ईरा चलता है। जैकोबियन का मतलब किंग जेम्स का ईरा, ठीक है। तो
जैसा कि हमने बात किया कि 1485 से 1558 प्रिंटिंग प्रेस, कैक्सटन आई और बाइबल को ट्रांसलेट किया जाता है। ज्ञान का भंडार पूरी तरह से खुल जाता है इसके बाद। और ये सब कब हुआ? 1340 के जॉफ्री चौसर के जन्म और 1400 के बाद 1485 ऐसे याद रखना। और 1400 से 1485 हमें पता है ट्यूडर वार और वॉर ऑफ रोजेस चला। 1558 एडी में क्वीन एलिजाबेथ और हमारे प्यारे विलियम शेक्सपियर इसी टाइम में थे और उनका राज आया। ड्रामा अपने पीक पर पहुंच गया इस एलिजाबेथन ईरा में। के बाद आता है किंग जेम्स का ईरा। किंग जेम्स जो थे एक तरह से आप ये कह सकते हो कि 1603 से 1625 को बोलते हैं जैकोबियन ईरा। इस टाइम पर थोड़े डार्क और सीरियस प्लेज लिखे गए। बेसिकली इस जैकोबियन ईरा में डार्क और सीरियस प्लेज लिखे गए, जैसे शेक्सपियर के बड़े ट्रेजेडीज और जॉन वेबस्टर्स के प्लेज। इसके बाद आता है जेम्स के बाद चार्ल्स वन का ईरा, जिससे बना 1625 से 1649 का कैरोलिन ईरा। यहाँ हमारे कैविलियर पोएट्स आते हैं जो राजा के सपोर्ट में मस्त बहुत सारी शायरी और एक तरह से शेरो शायरी लिखते हैं। तो यहाँ पे कैरोलिन एज आता है, जिसको हम लोग चार्ल्स वन का, बेसिकली इन्हें हम लोग चार्ल्स वन का पीरियड कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 1649 में एंड में पुरितन ने चार्ल्स वन का सर काट दिया था। यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई थी। जो पुरितन्स थे उन्होंने, पुरितन और कैथोलिक, तो पुरितन जो थे उन्होंने चार्ल्स वन का सर काट दिया था। और 1649 से 1660 तक आया कॉमनवेल्थ ईरा, जिसे हम लोग एज ऑफ मिल्टन या कॉमनवेल्थ ईरा भी कहते हैं। ये कब था? 1649 से 1660 तक। इसका जो ट्रिक है वो ये देखो, PEJCC से याद रखना। PEJCC, पेज सीसी ऐसे भी देख सकते हो। क्या है? प्रिंटिंग इंश्योर्स जॉली कैरोलिन कॉमनवेल्थ। प्रिंटिंग से याद रखना कैक्सटन, एलिजाबेथन, ई फॉर एलिजाबेथन एंड जेम्स फॉर जैकोबियन एंड चार्ल्स फॉर कैरोलिन, और कॉमनवेल्थ दूसरा सी से। तो अब कभी भी आपको इस ऑर्डर को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगा। हम फिर से एक बार रिवीजन भी करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा जो इंग्लिश लिटरेचर का एक क्रोनोलॉजी है वो समझ में आएगा। जो तीसरा पार्ट है न्यू क्लासिकल और रेशनल एजेस। देखो हम लोग 1660 तक आ गए, 450 से हम स्टार्ट किए और 1660 तक आ गए। यहाँ पे 1660 की बात करें अगर, तो इसे न्यू क्लासिकल और रेशनल एज कहा जाता है। ये 1660 से लेकर के 1798 तक, 1798 तक चली। इस एज में लोग इमोशंस को लात मार देते हैं एक तरह से आप कह सकते हो, और दिमाग, लॉजिक, रूल्स और पुराने क्लासिकल रोमन राइटर्स जो थे उनको कॉपी करने पर फोकस करते हैं। इसमें 3 मेजर पीरियड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्टोरेशन एज, जो कि 1660 से 1700 तक आया। अच्छा, रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन का मतलब ऐसे याद रखो कि अभी हमने बात किया था कि पुरितन ने चार्ल्स वन का सर जो है वो काट दिया था, तो राजा की गद्दी छूट गई थी और इंग्लैंड में डेमोक्रेसी था उस टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ मिल्टन का जो एज था, कॉमनवेल्थ ईरा जो हमने अभी बात करी, उसमें डेमोक्रेसी थी। फिर उसके बाद 1660 में से 1760 में 1700 के ईस्वी में रिस्टोरेशन एज फिर से आ गया, मतलब राजा फिर से रिस्टोर हो गया अपने थ्रोन पे। तो इस एज में लोग इमोशंस को, हमने जैसा बताया कि न्यू क्लासिकल में इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, वो रेशनल थे, रेशनल थिंकिंग करते थे। कि रेस्टोरेशन यानी मोनार्की को रिस्टोर किया गया, चार्ल्स टू वापस लौट आया। चार्ल्स वन का मर्डर हो गया, चार्ल्स टू फिर से वापस आ गया। अभी का जो इरा था ये रिस्टोरेशन का, ये चार्ल्स टू का था। आप देख सकते हो 1660 से 1700 तक। उसके बाद आता है सबसे ओवर स्मार्ट एज, एक तरह से आप कह सकते हो, वो है अगस्तन एज, 1700 से लेकर के 1745 तक। इसे एज ऑफ पोप भी कहते हैं। अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने एसे ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लिखा। लोग समझते थे कि वो पुराने रोमन्स की तरह महान है, इसलिए बहुत पॉलिश्ड और हीरोइक कुप्लेट्स और सटायर्स लिखे गए। और ये कब लिखा गया? ये अगस्तन एज में लिखा गया। 1660 से 1700 रिस्टोरेशन एज, 1700 से 1745 अगस्तन एज। अब आता है हमारा न्यू क्लासिकल का आखिरी हिस्सा, जो कि 1745 एडी टू 1798 एडी तक था, जिसे हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। अब आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहाँ है? न्यू क्लासिकल में है, क्योंकि न्यू क्लासिकल क्या है? रेशनल है। यहाँ पे हम रेशनल थिंकिंग की बात करते हैं। जब रेशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एज ऑफ सेंसिबिलिटी और सैमुअल जॉनसन का एज इसी में आएगा। यहाँ पे दिमाग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिल का बैलेंस लौटने लगा था, लोग थोड़े सेंसिटिव होने लगे थे। कब? 1745 से 1798 तक। इसके बाद हमारा इसका एक ट्रिक है कि राजा से इमोशन तक की ट्रिक। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को आप एक लाइन में समझो कि सबसे पहले राजा को वापस लाया गया, रेस्टोरेशन। फिर लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनकर रोमन स्टाइल कॉपी करने लगे, और उसके बाद अगस्तन एज आया, और लास्ट में थोड़ी तमीज और अकल आई तो सेंसिबिलिटी और जॉनसन का एज आया, सैमुअल जॉनसन का एज। लास्टली हमारा है मॉडर्न सेंचुरीज, 1798 एडी से अब तक का जो समय है मॉडर्न सेंचुरीज है। इसमें मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों आता है। देखो 1798 के ये सब जो है ना, ये डायरेक्ट टीजीटी के क्वेश्चंस बनते हैं। लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ? 1798 में। हालांकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको माइंड में याद रखना है। 1798 से 1837 रोमांटिक। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत कब हुई, तो ये लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के बाद से जो समय आया वो रोमांटिक एज पीरियड कहलाता है, 1837 का। इसके बाद हम बात करते हैं 1837 की क्वीन विक्टोरिया का थ्रोन। तो 1837 में जब हम बात कर रहे थे, रोमांटिक एज जब खत्म हुआ, तो
क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठी और शुरू हुई 1837 से 1901 की जर्नी, विक्टोरियन एज जिसे हम लोग कहते हैं। इस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बड़े बड़े एक तरह से लंबे नॉवेल लिखे गए, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, और लोग थोड़े स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने लगे। कब? विक्टोरियन एज में। और 1901 से 1945 तक मॉडर्न एज कहा जाता है। बेसिकली इसे मॉडर्न एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ने पूरी तरह से पुरानी दुनिया को उजाड़ दिया। लिटरेचर में एक तरह से फ्रैगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। मॉडर्न एज में लिटरेचर में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। टी.एस. एलियट सबसे ज़्यादा फेमस है इसके लिए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है और ब्रेकअप ऑफ ओल्ड स्टाइल्स देखने को मिलता है। टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, ये सब इस एज में बहुत ही फेमस हैं और जाइंट्स एक तरह से हम कह सकते हैं 1901 एडी से 1945 तक मॉडर्न एज को। अब आता है 1945 के बाद का समय। 1945 के बाद से लेकर आज तक चल रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म, एक पूरी तरह से आप कह सकते हो कि मिक्स्ड अप, कंफ्यूज्ड और हाइपर रियल मॉडर्न दुनिया जहां कोई फिक्स्ड ट्रुथ नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म में पहले की तरह हम लोग किस तरह से क्लासिकल जो राइटिंग्स होती थी, आज कोई भी फिक्स रूल नहीं है। हाँ ठीक है, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो इस तरह से हम 1798 से लेकर के 1945 और उसके बाद आज पोस्ट मॉडर्निज्म तक की ये सीरीज देखें। इसको याद करने की जो एक ट्रिक है वो है RVMP। MP से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप ऐसे याद रखना और RV को माइंड में रखना। RVMP कैसे? R फॉर रोमांटिक्स। रोमांटिक को नेचर पसंद था, विक्टोरियंस को फैक्ट्री और रूल्स पसंद थे, मॉडर्न ने वर्ल्ड वार झेली और पोस्ट मॉडर्न्स आज की जो मिक्स्ड अप लाइफ थी जी रहे हैं वो हैं। ये सिंपल सी स्टोरी है। तो हमने शुरू से जो कि 450 AD से लेकर के आज 1945 और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म तक हमने ये एक क्रोनोलॉजी का सीरीज कंप्लीट किया। तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हमने 450 से लेकर के 1485 तक चैप्टर 1 पढ़ा था। 450 से 1066 में ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत होती है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, रोमन ने अटैक किया तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन, नॉर्मन के आने से लैंग्वेज का मिक्सअप हुआ जो कि फ्रेंच और लैटिन हम लोग कह सकते हैं। और उसके बाद एज ऑफ चौसर आया 1340 से 1400 जो कि लैंग्वेज के फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ट्यूडे वर्स स्टार्ट हुआ 1400 से 1485 तक और इसी को हमने याद किया था कि सबसे पहले एकदम ओल्ड इंग्लिश चलती थी, फिर नॉर्मन्स ने आकर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद इंग्लिश जो है फ्रेंच और लैटिन जो है वो मिक्स हो गई और इसके बाद चौसर का सॉलिड जमाना आया, पर उनके जाते ही सब वॉर्स में बिजी हो गए। अब 1485 में फिर से हम देख सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस आई और बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ। इसके बाद 1558 से 1603 में एलिजाबेथन ईरा आया, क्वीन एलिजाबेथ और शेक्सपियर का राज। और उसके बाद 1603 की बात करें हम लोग, 1603 में जैकोबियन ईरा जो कि 1625 तक चली और इस समय किंग जेम्स का टाइम था, डार्क और सीरियस प्लेस लिखे जाते थे। उसके बाद कैरोलिन ईरा आया 1625 से 1649 तक, 1625 टू 1649 कैरोलिन ईरा। चार्ल्स वन, आप याद रखना चार्ल्स वन, और चार्ल्स टू कहाँ था? रिस्टोरेशन में। चार्ल्स वन 1625 से 1649, 1649 से 1660 में कॉमनवेल्थ ईरा आया जब चार्ल्स वन का कत्लेआम हो गया और उसके बाद कॉमनवेल्थ ईरा का स्टार्टिंग हुआ। इसे हम लोग एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, पुरितन एज भी कहते हैं। एक कहीं कहीं पे आप पुरितन एज भी देखोगे तो ये सब जो है वो सेम है। इसके बाद रिस्टोरेशन जो कि 1600 से लेकर के 1660 से लेकर के 1700 में मोनार्की यानी कि राजा वापस लौट आया। बाद हम लोग अगस्टन एज की बात कहते हैं। लोग पुराने रोमन्स की तरह लिखने लगे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 में से 1798 में एज ऑफ सेंसिबिलिटी आया। 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ। 1798 से 1837 में रोमांटिक एज आया। रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी 1798 के लिरिकल बैलेट के पब्लिश में। तो ये जो टाइमलाइन है इसको याद रखना है। इसके बाद 1837 में क्वीन विक्टोरिया ने गद्दी संभाली और 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एज चला। 1901 से 1945 तक मॉडर्न एज आया। उसके बाद 1945 से अब तक जो चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है। तो ये पूरा जो है आप इसका एक तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे 450 AD से लेकर के आज तक का जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, इसका आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। और जिस तरह से हमने बताया है यही है। अगर आपको इसमें कौन कौन से मेजर राइटर्स थे जिससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं हर एक ईरा से, तो आप इसके बारे में जरूर कमेंट करना। मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मेजर राइटर्स ऑफ द मेजर इराज इन सेंस कि आपको 450 से लेकर के 450 AD से लेकर के पोस्ट मॉडर्निज्म तक जो मेजर राइटर्स हैं, पोइट्स हैं हर एक ईरा में, उस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग ऑन योर ड्रीम्स। जय हिंद।